नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। आज का टॉपिक है रेलेवेंस ऑफ हेरिटेज इन प्रेजेंट एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी धरोहर है उसका आज के कृषि में कितना महत्व है। और आज जिसको मैं पढ़ाने वाली हूं वो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। दोस्तों, कौटिल्य जिनको हम कॉमनली विष्णुगुप्त या चाणक्य के रूप में जानते हैं, वो 321 से 296 ईसा पूर्व में उनका कार्यकाल रहा और उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि डील करती है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। अब ये मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हो या ट्रेड रिसोर्सेज हो या मैन पावर हो, उन्होंने सभी के बारे में लिखा है। उनके अनुसार कैटल ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इन सबको उन्होंने एक अलग साइंस में या एक अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया और उन्होंने उसका नाम दिया वर्त। उनके अनुसार किसी भी समाज में एग्रीकल्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उन्होंने कहा कि एक अलग से पोस्ट डेजिग्नेट की जानी चाहिए जिसका नाम उन्होंने रखा सीताध्यक्ष, जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज पर नजर रखे। उस जमाने में भी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और जैसे आज के समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट आप ये कहिए कि सेक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उस टाइम भी वही सेम सेक्टर्स डिनोट किए जाते थे। जैसे कि आजकल अभी हमारे यहाँ सीड एक कॉरपोरेशन होता है या सीड एजेंसी होती है, तो उस टाइम में भी जो अच्छे बीज प्रोवाइड करे और दूसरे इनपुट्स जैसे कि खाद है, उन सबको सप्लाई करने के लिए एक अलग से उन्होंने ऑफिशियल बना दिया। उसके बाद पानी की सुविधा के लिए, इरिगेशन के लिए उन्होंने प्रोविजन रखा। एक डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया जो कि रेनफॉल या अकाल पड़ेगा या फ्लड आएगी, कितना आएगा, उसके प्रेडिक्शन के लिए उन्होंने अलग से किसी को रखा। और परचेज ऑफ मशीनरी, जैसे कि आजकल आप देखेंगे कि फार्म मशीनरी के लिए अलग से बहुत सारी एजेंसीज बना रखी हैं सरकार ने, असिस्ट करती है कि सब्सिडाइज्ड रेट पर हमारे किसान उन मशीनरी को खरीदें। तो उस टाइम में भी जो पॉलिसी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ध्यान रखता था कि मशीनरी को परचेज करने के लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। और उसके बाद जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं हमारी कोई क्रॉप, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको मार्केट करना, उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना। और रास्ते में अगर कुछ, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स होते हैं एग्रीकल्चर में, तो उनकी स्टोरेज, जो उनकी देखभाल होती है, रख रखाव होता है, उसे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो चाणक्य ने उस जमाने में कहे और आज भी आप जैसे जैसे मैं आपको ये पूरा वीडियो पढ़ाती जाऊंगी तो आप पाएंगे कि सेम आज के सोसाइटी में भी इम्प्लाई होता है, आज के संदर्भ में भी इम्प्लाई होता है। 2000 साल पहले लिखी हुई चीजें आज भी बहुत ज्यादा बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। तो पहला पॉइंट उन्होंने कहा, चाणक्य ने कहा कि जो एग्रीकल्चर का सुपरिंटेंडेंट, जिसको उन्होंने सीताध्यक्ष नाम दिया था, उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी फील्ड्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों पॉलिटिक्स में कि कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है किसी कारणवश, या तो वो इलेक्शंस जीत करके आया होता है या कोई और कारण हो सकता है कि ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर है जो नियुक्त किया गया है, वो हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट ना हो एग्रीकल्चर का। तो उन्होंने एक और प्रोविजन दिया, उन्होंने कहा कि अगर वो एक एक्सपर्ट नहीं है देन ही शुड बी असिस्टेड बाय अदर नॉलेजेबल पीपल। तो आज भी आप देखिए जो हमारे यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री होती है, उसमें जो हमारे मिनिस्टर सिलेक्ट होके आते हैं वो चुनाव जीत करके आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो एक एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हो या उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो एग्रीकल्चर की। तो उनके मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितने सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या आप देखिए जो डायरेक्टरेट्स होते हैं हमारे यहाँ, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स होते हैं, या आईसीआर का कोई एक नॉमिनी उनके उस पैनल में रहता है जो कि एक टेक्निकल पर्सन होता है और उसको पूरी जानकारी होती है। तो आप देखिए कि कितना रिलेवेंट पॉइंट उन्होंने उस जमाने में भी बताया था, जो आज भी अगर हम पूरी पॉलिसी मेकिंग देखते हैं या पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट हम देखते हैं तो उसके अंदर वो एप्लीकेबल है।
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों उन्होंने ये बताया कि जब भी हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एग्रीकल्चर के संदर्भ में बात करें तो अगर हम अपनी खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो हमको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए उसकी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। अब खेती में रॉ मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले तो जो हमारी धरती है, हमारा जो खेत है वो बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि जो खेत है उसका जो सॉइल है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर सॉइल टेक्सचर ठीक नहीं है, सपोज करिए कि आपके खेत में ढेले हैं या फिर बहुत ज्यादा पानी पड़ा हुआ है या उबड़ खाबड़ है, टोपोग्राफिकली वो सही नहीं है, कहीं ऊंची है कहीं नीची है, तो उसको पाटा लगा के या प्लॉइंग करके या ढेले तोड़ करके आप उसके सॉइल को टेक्सचर को पहले ठीक करें। जो भी उस क्रॉप की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर उसमें खाद पड़नी है तो पहले खाद डाल दी जाए। और उसके बाद जो बीज बोने का जो टाइम है उसके लिए देखिए मैन पावर की जरूरत होती है। आजकल तो मैकेनाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी मोर देन 50% जितने हमारे खेत हैं भारत में उसमें मैकेनाइजेशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि अभी भी हम लोग मैनुअली ही सारे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारे खेत हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, बहुत फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स हैं, तो उसमें मैकेनाइजेशन उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो चाणक्य ने कहा कि जब भी हम सोइंग कर रहे हैं तो लैंड ओनर्स को ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि लेबर कितना मिलेगा। और अभी भी देखिए आप लोग जब कंटेक्स्ट देखेंगे इसका लेबर्स वाला तो आप ये पाएंगे कि जो जब पंजाब में सोइंग होती है तो लेबर्स की कमी पड़ जाती है और बिहार से बहुत हैवी डिमांड में और काफी ज्यादा पैसे दे करके बिहार से लेबर्स मंगाए जाते हैं, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला तो नहीं हो। दोस्तों भारत में आज भी काफी हद तक रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। रेन फेड एग्रीकल्चर मीन्स कि जहां पे एग्रीकल्चर में आप इरिगेशन फैसिलिटीज यूज नहीं करते हैं, पूरी तरह पानी के लिए आप रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो उस जमाने में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां रही होंगी। तो चाणक्य ने कहा कि जो सोइंग का टाइम है या फिर जो और दूसरे हमारे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के जो टाइम है वो कोइंसाइड करने चाहिए रेनफॉल की टाइमिंग्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने इम्प्लीमेंट्स और एसेसरीज या जो भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो सब हमें रेडी करके रखना चाहिए और बहुत ही टाइमली हमें सोइंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद निराई गुड़ाई या हमें वीडिंग करनी है वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए ताकि प्रॉपर टाइम आने पर हम लोग हार्वेस्ट कर सकें। और उन्होंने अपने टाइम में जब वो मैनेजरियल पोजीशन पर थे तो उन्होंने एक पनिशमेंट भी इसके लिए रखा कि अगर आप डीले कर रहे हैं इस तरह के अरेंजमेंट्स में तो आपको कुछ पनिशमेंट मिलेगा। कौटिल्य ने कहा कि अगर हम रेन फेड क्रॉप ले रहे हैं तो एक मोटे मोटे तौर पर एक अप्रोक्सीमेट लेवल पे जो रेनफॉल की जरूरत होती है उस जमाने में मेजर की जाती थी द्रोण में। और एक द्रोण जो है वो आज के संदर्भ में 40 मिलीमीटर्स टू 50 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल के बराबर माना जाता था। तो उन्होंने कहा कि पूरी जो रेनफेड क्रॉप होती है उसमें 16 द्रोण के लगभग पानी चाहिए होता है। और उनके अकॉर्डिंगली राइस अगर हम उगाते हैं तो उसमें हमें 4 द्रोण रेनफॉल चाहिए होता है। अब ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, देखिए साइंस कितनी ज्यादा एडवांस थी उस जमाने में भी कि रेन गॉज यूज हुआ करते थे कौटिल्य के टाइम में टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और उस जमाने का जो रेन गॉज होता था वो एक सर्कुलर वेसल होता था, एक गोल शेप में पतीला समझ लीजिए, जिसकी जो विड्थ होती थी वो लगभग 20 अंगुल होती थी और जो डेप्थ होती थी वो 8 उंगलियों के बराबर होती थी। और उस टाइम में जो हम रेनफॉल को मेजर करते थे उसका यूनिट होता था अधका, और एक अधका आज के लगभग 12 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल के बराबर माना जाता है। दोस्तों आज के भी संदर्भ में अगर हम देखते हैं साइंटिफिकली भी कि जो रेनफेड क्रॉप्स हम लेते हैं उसमें भी साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो 1/3 रेनफॉल है दैट शुड बी राइट एट द कमेंसमेंट एंड द क्लोजिंग मंथ्स ऑफ द रेनी सीजन एंड 2/3 ऑफ द रेनफॉल शुड बी इन द मिडल ऑफ इट। तो देखिए कितनी सही बात उन्होंने 2000 साल पहले कही थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों, उन्होंने बहुत जोर दिया कि ऐसी क्रॉप्स हमें लेनी चाहिए जिसमें इनपुट्स कम लगे, क्योंकि लेबर या एक्सपेंस अगर हमें ज्यादा लग रहा है
तो वो बहुत एक महंगी क्रॉप कहलाएगी। तो उन्होंने कहा कि राइस की जो क्रॉप है यानी चावल की जो खेती है उसमें बहुत ही कम लेबर चाहिए और एक्सपेंस भी काफी कम चाहिए, जबकि जो अगर हम सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं, तो उसमें लगभग थोड़ा सा उससे ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन अगर हम शुगर केन या गन्ने की खेती करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है और बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा कि जो किसान हैं, जो कल्टीवेटर्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से अगर उनके पास ज्यादा पैसा है और वो उतना धन खर्च कर सकते हैं, उतना लेबर लगा सकते हैं, तो वो गन्ने की खेती कर सकते हैं। वरना जो गरीब किसान है उसको उन्होंने सजेस्ट किया कि आप जो है वो चावल की खेती पर ही जाइए। और इवन आज के संदर्भ में भी आप देख लीजिए कि जो गन्ना जो हम उगाते हैं उसमें बहुत ज्यादा हैवी लेबर और एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। किस सॉइल प्रोफाइल में, किस टोपोलॉजिकल एरिया में कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, इसके बारे में भी चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। उन्होंने कहा कि जो भी कुकुरबिटेसी फैमिली है यानी कि लौकी, तुरई, कद्दू, खीरा, ये सब जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सबको रिवर बैंक्स के साइड में लगा देना चाहिए। और या फिर जो गन्ना है या अंगूर है उन सबको भी ऐसी सॉइल में लगाना चाहिए जिसमें पानी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके। वेजिटेबल्स जो होती हैं उनको बहुत ही फ्रीक्वेंट इरिगेशन चाहिए होता है, यानी बार बार उनको पानी की उपलब्धता चाहिए होती है। तो जो बॉर्डर्स होते हैं फील्ड के, वहां पे लगाई जा सकती हैं। और जो फील्ड के बॉर्डर्स होते हैं वहां पे आप मेडिसिनल प्लांट्स की खेती भी कर सकते हैं जो कि औषधि बनाने में काम में आती हैं। और आज भी दोस्तों जो हम कुकुरबिटेसी फैमिली है यानी कि कद्दू की जो फैमिली है जिसमें लौकी, तुरई, आपका मतीरा या फिर तरबूज ये सब आते हैं, उनको हम अभी अगर आप नॉर्दर्न एरिया में देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में देखेंगे, तो गंगा नदी के किनारे वहां पे लगते हैं, या फिर साउथ में पंब नदी के किनारे वहां पे आज भी आप इस प्रैक्टिस को देख सकते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा सा बात इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बायो कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर भी करते हैं। अर्थशास्त्र में कुछ कुछ बायो कंट्रोल प्रैक्टिसेस ऐसी दी गई हैं जो आज भी हमारे किसान भाई अपने खेतों में उनको एप्लीकेबल फॉर्म में लेकर के आते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत कॉमन रोग की मैं अगर बात करूं, हमारे गेहूं पर जो लगती है उसका नाम है स्मट। स्मट जो है एक फंगल डिजीज होती है और इसको हिंदी में कहते हैं अनावृत कंड। और इसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो एक फंगस है जिसको हम कहते हैं अस्टिलागो ट्रिटिसाई। तो कौटिल्य के अनुसार अगर हम बीज को 7 दिन तक मिस्ट यानी धुएं और गर्माहट में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो उससे स्मट डिजीज होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। हमारे किसान भाई बीज को पानी में भिगो करके फंगल माइसीलिया को एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद बीज को सूर्य की रोशनी में एक्सपोज करके फंगस को किल कर देते हैं। दोस्तों अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर हम गन्ने के कट एंड्स को शहद, घी और कावडंग के मिक्सचर से प्लास्टर कर देते हैं तो उससे बहुत सारे पोटेंशियल पैथोजेंस को रोकने में मदद मिल जाती है। क्योंकि ये सबको पता है कि शहद में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं और घी और कावडंग का जो मिक्सचर है वो एक लेयर बना के रख देता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर शुगर केन के कट एंड्स में ना जाए। चाणक्य ने यह भी बताया कि ये सब एक्टिविटीज करने के बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हार्वेस्टिंग जो होती है वो एक प्रॉपर टाइम पे कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा हमें डीले नहीं करना चाहिए। और उनके मुताबिक कि एक भी शैफ जो है वो नहीं रहना चाहिए, यानी कि पीछे कोई भी तिनका या कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जब हार्वेस्टिंग हो गई है तो खेत आपको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और आज भी दोस्तों जो हम पुआल जलाते हैं या हम पूरी सफाई करते हैं खेतों की तो वो इसी वजह से करते हैं। और हार्वेस्टेड जो प्रोड्यूस है उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको बहुत ही प्रॉपरली प्रोसेस किया जाना चाहिए। और आज अगर आप देखिए तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इसी चीज पर बेस्ड है। और जो कोल्ड स्टोरेज आज भी बने हुए हैं वो सब इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो हमारा जो हार्वेस्ट है उसको हम सेफली स्टोर कर सकें।
और उन्होंने ये कहा कि जो क्रॉप रेजिड्यूज जो होते हैं उन सबको हटा देना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको चारे की तरह किसी तरह से उसको किसी चीज में मिला करके उसकी खली बना करके या कुछ और प्रोसेसिंग करके हमारे कैटल्स को खिला देना चाहिए, यानी कि उसको भी किसी न किसी तरह से काम में ले। दोस्तों, हार्वेस्टिंग के बाद किसी भी क्रॉप की ट्रेड और मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमने क्रॉप उगा ली है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज चाणक्य के टाइम में प्रचलित थी उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उस ज़माने में वो कैटेगराइज्ड थी दो ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप कि मालिकाना हक किसका है। तो एक जो की इंडस्ट्री का जो ग्रुप था वो कवर किया जाता था स्टेट के द्वारा, यानी कि राजस्व के द्वारा, और जो दूसरा ग्रुप था वो उस पे प्राइवेट ओनरशिप हुआ करती थी। और देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो उस जमाने की पॉलिसी हुआ करती थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो आज के जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। और जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, वो हालांकि ये एग्रीकल्चर आता तो प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में था, लेकिन इन तीन चीज़ों पर कंट्रोल जो है वो राजा का रहा करता था, क्योंकि राजा जो था उसको ये राइट था कि वो कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। जितने भी मार्केट फोर्सेस होती हैं, जैसे कि सट्टा बाजारी या किसी का कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है, तो उसके जितने भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं इन सब चीज़ों के, उन सब पे कंट्रोल और रेगुलेट करने की क्षमता और अधिकार राजस्व को होता था। और देखिए, इन्हीं सब प्रैक्टिसेस से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स जो हैं वो बहुत अभी भी आज भी कौटिल्य की कही हुई बातों का अनुसरण कर रहे हैं, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती चली आ रही हैं, इतनी साइंटिफिक हैं, इतनी रेलेवेंट हैं। तो इसीलिए देखिए, जो एग्रीकल्चरल हेरिटेज है उसको पढ़ने का इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हम सब लोगों को कि उसी की नींव पर हमारी आज की मॉडर्न डे एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसकी इमारतें रखी गई हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।